नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तीन इश्यूज़ हम डिस्कस करें उससे पहले आपके लिए सरप्राइज़ है। हम देखो डेली अब एथिक्स की एक डेफिनेशन और ऐसे के लिए कोट डिस्कस करेंगे। और एथिक्स की ना सिर्फ डेफिनेशन, अगर हमें एग्जांपल्स मिलेंगे जो आप एथिक्स के आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में वैल्यू एडिशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे मार्क्स जो है मेंस में बूस्ट किए जा सकते हैं, वो हम डिस्कशन के शुरुआत में डिस्कस करेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो आज का कोट है अब्राहम लिंकन का, नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट ए मैन कैरेक्टर गिव हिम पावर। इस पर देखो एथिक्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मतलब ये स्टेटमेंट दे दी जाए और कह दिया जाए एनालाइज इन करंट कंटेक्स्ट या फिर कमेंट, इस प्रकार से यूपीएससी पूछ लेती है। कोट ये है, देखो ऑलमोस्ट सभी जो लोग हैं वो एडवर्सिटी का सामना कर सकते हैं, मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं, लेकिन सही में आपको किसी पर्सन के कैरेक्टर को टेस्ट करना है ना, आप उसको पावर दीजिए। ये बात आपने प्रैक्टिकली भी महसूस की होगी। आपका कोई दोस्त होगा जिसका सिलेक्शन हुआ होगा, आप ना उसके पहले के कैरेक्टर को और बाद के कैरेक्टर को एक बार एनालाइज कीजिएगा। देखो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सभी जो लोग हैं वो पावर के नशे में चूर हो जाते हैं, लेकिन ये कड़वी बात है, सच्चाई है, ज़्यादातर लोग पावर को ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। वैसे देखो इस पर 2016 में ना एक ऐसे भी आया था, मतलब डायरेक्टली यही कोट नहीं था, कुछ ऐसा कोट था कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट, ऐसा था कुछ। तो आज की एथिक्स की डेफिनेशन करप्शन की है। करप्शन इज द अब्यूज ऑफ पावर और पोजीशन फॉर द पर्सनल गेन। करप्शन क्या है? पावर का गलत इस्तेमाल करना अपने पर्सनल गेन के लिए, पावर या फिर पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना पर्सनल गेन के लिए, ये करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है। जैसे देखो आप किसी बिजली डिपार्टमेंट में जाते हो, आपने अपना काम करवाना है जो कि आपका लेजिटिमेट राइट है, लेकिन काम करने के लिए सामने बैठा ऑफिशियल जो है वो आपसे पैसे की डिमांड करता है, मतलब वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है पर्सनल गेन के लिए, तो ये करप्शन है। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। कास्ट सेंसस से संबंधित एनिमल रियरिंग, एनिमल रियरिंग तो मतलब एक टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ में हो जाएगा जीएस पेपर 3 का, और क्वैड, क्वैड हमने कल भी डिस्कस किया था लेकिन सिर्फ नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्ट करके, जो कल डिस्कस कर लिया रिपीट वो नहीं करेंगे हम। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कास्ट सेंसस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखो हम सेंसस से संबंधित कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो किसी भी सोसाइटी में पॉपुलेशन की यानी जनता की गिनती करना, जनता के नेचर को समझना कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं क्या एक्सेस कर पा रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो बेसिक एमिनिटीज से भी वंचित हैं, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ना सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स के लिए जिनको पॉलिसी बनानी होती है, बल्कि सोशल साइंटिस्ट के लिए भी। इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हर 10 साल बाद हमारे देश में जो सेंसस कंडक्ट होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देखो वैसे तो जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे उस समय सबसे पहला सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में, लेकिन ये सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हुआ 1881 में, यानी 1881 के बाद हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है। तो 1881 के बाद से ही सेंसस के डेटा का इस्तेमाल किया जाता रहा है एकेडमिक्स, सरकार और पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। देखो 1940s में जब सेंसस कंडक्ट हुआ था, यानी 1941 का जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो सेंसस कमिश्नर WWM ईट्स की अध्यक्षता में कंडक्ट हुआ था। तो उस समय ये टिप्पणी उन्होंने की थी, वैसे तो देखो सेंसस एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल एक्सरसाइज है, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी आपको करनी हो, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी हो पॉपुलेशन के बारे में, तो उस चीज के लिए सेंसस एक अनसूटेड प्रोसेस है। मतलब कहने का ये है, अगर देखो कोई सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे इंडिया की सोसाइटी के बारे में कहा जाता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को समझने के लिए बिल्कुल डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से जो सेंसस हमारे देश में कंडक्ट होता है वो यूजफुल नहीं है।
समझ गए आप कहने का मतलब ये है, वैसे तो देखो सेंसस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एक्टिविटी है। जैसे डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में सेंसस के डेटा का इस्तेमाल होता है। डीलिमिटेशन मतलब जैसे दो कंस्टिट्यूएंसीज को आपस में मर्ज कर दिया गया, एक कंस्टिट्यूएंसी को काट के दो कंस्टिट्यूएंसीज बना दी गई, तो इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में भी सेंसस का डेटा का इस्तेमाल होता है। लेकिन सेंसस के डेटा में बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। जैसे देखो, हमारे देश में कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। बहुत बार लोगों के द्वारा ये मांग की जाती है, खास करके कुछ सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, कि अलग से कास्ट संबंधित डेटा कलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमें पता लग सके कौन सी ऐसी कास्ट हैं जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोस्पर्स हुई है और कौन सी ऐसी कास्ट के लोग हैं जिन्हें डेवलपमेंट के फ्रूट्स का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखो, वैसे आज़ादी के बाद से ही एसटी और एससी से संबंधित डेटा तो हमारे देश में कलेक्ट किया जाता रहा है सेंसस में। हालांकि वो कुछ ही पैरामीटर्स से संबंधित होता है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन से संबंधित। लेकिन फुल स्केल कास्ट सेंसस हमारे देश में कंडक्ट किया गया था आज़ादी के बाद 2011 में, जिसे आप सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम से जानते हो। अगर देखो डिफरेंस की हम बात करें, नॉर्मल सेंसस और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, जैसा नाम से ही जाहिर है, कास्ट संबंधित डेटा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखो, जो सेंसस से संबंधित इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ना, वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत की जाती है, जबकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को किसी एक्ट के अंतर्गत नहीं कंडक्ट किया जाता है। और आज़ादी के बाद तो सिर्फ एक बार कंडक्ट हुआ है 2011 में। और जो नॉर्मल सेंसस होता है हर 10 साल के बाद, उसमें जो पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है अंडर सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ना, उसे सरकार के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के द्वारा स्कीम्स का लाभ देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट जो नॉर्मल सेंसस है वो कंडक्ट किया गया था 2011 में, और अभी कंडक्ट किया जाएगा इस साल। हालांकि पिछले साल से प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के कारण प्रोसेस के स्टार्ट होने में डिले हुआ है। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जैसे मैंने आपको बताया, पहला किया गया था 1931 में, लेकिन आज़ादी के बाद किया गया 2011 में। और नॉर्मल सेंसस सबसे पहली बार कंडक्ट किया गया था 1872 में। देखो, एक्चुअली हुआ क्या था, 1865 से लेकर 1872 के बीच देश के अलग अलग इलाकों में साइमल्टेनियसली नहीं, अलग अलग टाइम पीरियड में ये सेंसस कंडक्ट किया गया था। तो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई 1872 में, लेकिन एक साथ पूरे देश में सेंसस कंडक्ट किया गया था 1881 में। समझ गए, मतलब 1865 में मान लीजिए महाराष्ट्र में हो गया, 1866 में मान लीजिए पंजाब में हो गया, 1867 में मान लीजिए कहीं और, 1868 में कहीं और। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 1872 में। लेकिन पूरा सिंक्रोनाइज्ड सेंसस कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है। एक बार फिर से हम आते हैं कास्ट सेंसस के इश्यू पर। देखो, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो विरोध भी करते हैं। वो कहते हैं कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि समाज में देखो, कास्ट जो है, आपको पता है, बहुत सारे इश्यूज को लेकर सोसाइटी को डिवाइड कर देती है कास्ट। तो एक्सपर्ट्स का ये बोलना है, जब आप कास्ट सेंसस कंडक्ट करोगे तो कास्ट की जो आइडेंटिटी है ये तो और ज्यादा समाज में जड़ें जमा लेगी ना, जबकि हमें कास्ट रूपी आइडेंटिटी को खत्म करना है। लेकिन इसके विपरीत भी आर्गुमेंट्स आते हैं, जैसे निकोलस डर्क्स और कोहेन, इनका कहना है, देखो आज कौन सी कास्ट किस फॉर्म में है उसमें सेंसस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए आज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज होता है और पता लगता है कि इस कास्ट के जो लोग हैं वो पिछड़ गए हैं डेवलपमेंट की रेस में। तो फिर उस कास्ट के जो लोग हैं वो मान लीजिए रिजर्वेशन की मांग करने लगते हैं, सरकार भी उस कास्ट के उत्थान के लिए कदम उठाती है। तो फिर कास्ट का स्वरूप में चेंज आया ना, तो मतलब सेंसस जो है विभिन्न कास्ट के स्टेटस को चेंज करता है। तो इस प्रकार से हमने सेंसस
कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सभी के थोड़े थोड़े बेसिक्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, पिछले हफ्ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और एफिडेविट जो फाइल किया गया उसमें यह कहा गया कि भैया हम कास्ट सेंसस नहीं कंडक्ट कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या है वो चैलेंजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने एफिडेविट में बताए गए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में कंडक्ट हुआ था उसका डेटा भी सरकार नहीं रिलीज कर रही है, इसका भी सरकार ने रीजन बताया। अब बात करते हैं सरकार ने क्या रीजन बताया। सरकार कहती है देखो, जब 1931 में सेंसस कंडक्ट किया गया था ना, उसमें 4147 कास्ट के नाम पता लगे थे सेंसस में, लेकिन 2011 में जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया ना, इसमें तो 46 लाख कास्ट के नाम सामने आए। मतलब विश्वास नहीं होगा आपको। इसीलिए सरकार कहती है अरे 46 लाख कास्ट के नाम हम क्या बताएं, इसलिए तो हमने डेटा रिलीज नहीं किया। अब इसमें गलती किसकी है? गलती देखो सबकी है। सबकी कैसे? हमारे देश में देखो थोड़ी इलिटरेसी है, आपको भी पता है। तो जब सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया ना, तो वो लोग जो ये सेंसस कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने लोगों से पूछा आपका कास्ट का नाम क्या है। किसी ने अपने सब कास्ट का नाम बता दिया, किसी ने अपना क्ला का नाम बता दिया, किसी ने अपने गोत्र का नाम बता दिया, किसी ने अपना सरनेम बता दिया, मतलब कि कास्ट की जगह कुछ भी बता दिया। तो फिर बाद में जब डेटा कंपाइल हुआ ना, तो ये सामने आया भाई इस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अनुसार तो हमारे देश में 46 लाख कास्ट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसकी? थोड़ी जनता की भी, थोड़ी जिस हिसाब से सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट किया गया उनकी भी, जिस मैनर में मतलब ये सेंसस कंडक्ट किया गया। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से सरकार ने अभी तक सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन देखो 2015 में ना सरकार ने कमेटी गठित की थी। उस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पानागड़िया, इनकी अध्यक्षता में, कि आप एक काम कीजिए, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो 46 लाख कास्ट के नाम्स आए हैं ना, उनको प्रॉपर ढंग से आप कैटेगराइज कीजिए। मतलब जो जो कास्ट नहीं है उनको रिमूव कर दीजिए, और जितनी भी कास्ट है उसके हिसाब से आप इनको अच्छे से कैटेगराइज कीजिए। एक सदस्य की ये कमेटी गठित की गई थी, और तो मेंबर्स इस कमेटी में अपॉइंट किए ही नहीं गए, तो एक ही सदस्य की कमेटी थी, इस कमेटी ने कुछ किया ही नहीं, तो बात ठंडे बस्ते में चली गई। राइटर यही बोलना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे पास में 6 साल थे, मतलब 2015 में ये कमेटी गठित की गई थी, तुम्हारे पास 6 साल थे, तो आप अभी तक डेटा ठीक नहीं कर सके। माना कि 2011 के सेंसस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो डेटा सामने आया वो गलत था, लेकिन अभी तक तो उस डेटा को ठीक किया जा सकता था ना, कास्ट के नाम्स को अच्छे से कैटेगराइज किया जा सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। अब देखो आगे एग्जाम्पल के साथ बताया जाता है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया जाता है। महाराष्ट्र में देखो एससीज की कितनी कास्ट है सेंटर की लिस्ट के हिसाब से, एसटीज की कितनी कास्ट है, और महाराष्ट्र में स्टेट की जो ओबीसी लिस्ट है उसमें कितनी कास्ट है। अगर सबको मिला दिया जाए तो टोटल कितनी कास्ट मिलेंगी? 494। 494 कौन सी कास्ट है? एससीज की कास्ट, एसटीज की कास्ट, ये सेंटर की लिस्ट के हिसाब से, और ओबीसी में कौन सी कास्ट आती है? ये स्टेट की लिस्ट के हिसाब से। तीनों कैटेगरी में आने वाली कास्ट को आप जोड़ दो तो संख्या मिलेगी 494। लेकिन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में कितनी कास्ट के नाम सामने आए? 4,28,000। लेकिन देखो 99% जो ये फर्जी नाम थे ना कास्ट के, इन फर्जी नाम के कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। मतलब यहाँ पे अंदाज़ा बताया जाता है 99% कास्ट ऐसी थी जिनके लोगों की संख्या 100 से भी कम थी। तो महाराष्ट्र की अगर टोटल पॉपुलेशन 10.3 करोड़ है ना, तो 8.8 करोड़ लोगों को ठीक से क्लासिफाई किया गया है 2440 कास्ट के अंतर्गत। और जब ये इन 2440 कास्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र के लोगों को क्लासिफाई किया गया ना, हर एक कास्ट के लोगों की संख्या 1000 से ऊपर है। तो ये डेटा प्रेजेंट करके राइटर ये बोलना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को 2011 के सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में ठीक से कैटेगराइज किया गया है। एरर है तो सिर्फ 1% लोगों के साथ में है। यही बात ऑल इंडिया लेवल पर भी लागू होती है। पूरे इंडिया का डेटा जब कंपाइल किया गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, तो 118.64 करोड़ लोगों को तो देखो ठीक से कैटेगराइज किया गया, लेकिन गलती मिली है सिर्फ 1% डेटा में, यानी
1.34 करोड़ लोग जो हैं उनको ठीक से विभिन्न कास्ट के अंदर कैटेगराइज नहीं किया जा सका। तो पूरा डेटा गलत कैसे हो गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट फाइल किया है ना, उसमें सरकार ने सही नहीं बोला है, इनएक्यूरेट है सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है और ये बात सच है, सेंसस कंडक्ट करना इंडिया में इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है, लेकिन देखो इतने सालों से इंडिया में सेंसस कंडक्ट होता आ रहा है तो सरकार ने बहुत कुछ सीखा है और आज का समय है वो तो देखो बिग डेटा का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। तो बल्कि सरकार जिसने कोविन बनवा लिया इतनी जल्दी, वैक्सीनेशन के लिए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनवाया गया है कोविन, तो टेक्नोलॉजी का बढ़िया से इस्तेमाल सरकार कर सकती है कास्ट सेंसस कंडक्ट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है 2011 का जो लैंग्वेज सेंसस है ना, शुरू में इसके अकॉर्डिंग सामने आया कि पूरे भारत में 19,569 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन इस डेटा की स्क्रूटिनी की गई, इस डेटा को एडिट किया गया, तो बाद में डेटा सामने आया कि नहीं, हमारे देश में 1,369 मदर टंग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस डेटा को फर्दर रैशनलाइज किया गया तो फिर तो ये सामने आया वो लैंग्वेज जो 10,000 से ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती हैं, ऐसे लैंग्वेजेस की टोटल संख्या है हमारे देश में 121। 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो संविधान के 8वें शेड्यूल में आती हैं और इसके अलावा 99 जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो सरकार ने पहले भी अच्छा काम किया है, अगर डेटा गलत सामने आया था तो सरकार ने उस डेटा को ठीक किया है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को भी ठीक किया जा सकता था। इसके बाद सरकार ने एक बात अपने एफिडेविट में ये भी बोली, उनके ऊपर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर दूसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो एससीज और एसटीज के अलावा दूसरी कास्ट को भी सेंसस में काउंट करें। ये बात सरकार ने एफिडेविट में बोली। इसके जवाब में राइटर कहते हैं, संविधान का देखो आर्टिकल 15 सेक्शन 4 और आर्टिकल 15 सेक्शन 5, इन दोनों आर्टिकल्स में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है स्टेट जो है वो इनकी एडवांसमेंट के लिए यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। इसलिए अगर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की संख्या काउंट की जाती है ना, तो ये संविधान के दायरे में ही होगा, संविधान के दायरे से बाहर नहीं होगा। एफिडेविट में एक बात सरकार ने ये भी बोली कि अगर देखो हम कास्ट से संबंधित डेटा कलेक्ट करते हैं ना सेंसस में, तो पूरी जो सेंसस की प्रक्रिया है वही खतरे में आ जाएगी। राइटर कहते हैं, क्या मजाक करते हो यार, 1951 से लेके अभी तक आप हर सेंसस में एससी और एसटी से संबंधित डेटा तो कलेक्ट करते ही हो, तो ओबीसी से संबंधित डेटा भी आप कलेक्ट कर लोगे तो कैसे आपकी जो पूरी प्रक्रिया है वो खतरे में आ जाएगी, बताओ। कुल मिला के राइटर का व्यू तो ये है कि सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है ना कास्ट सेंसस ना कंडक्ट करवाने का और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को ना डिक्लेयर करने का, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब देखने वाली बात ये होगी दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विरोध करती हैं या फिर नहीं करती हैं, लेकिन इससे एक बात तो जाहिर होती है, सरकार की जो मंशा नहीं है ना कास्ट सेंसस कंडक्ट ना करवाने की, उसके पीछे सरकार सॉलिड या फिर कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल न्यू क्वेड के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कल हमने सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस किया था न्यू क्वेड के बारे में, तो जो नए पॉइंट्स हैं ना सिर्फ उनको हम डिस्कस करेंगे। जो बातें कल हम डिस्कस कर चुके हैं उनको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नए पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नया पॉइंट देखो ये है, एक तो बात राइटर ये बोलते हैं कि पहले ना इंडिया को वेस्ट एशिया में ना 3 पोल्स के साथ एक साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश करने पड़ते थे। एक पोल इजराइल, दूसरा ईरान, तीसरा यूएई प्लस सऊदी अरेबिया। तो ये 3 बड़ी पावर्स, 3 बड़े पोल्स आप कह सकते हो हुआ करते थे वेस्ट एशिया में। अब इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो एक ही समय पर तीनों के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हुआ करता था। ईरान के ज़्यादा करीब जाओ तो इजराइल नाराज, ये यूएई सऊदी अरेबिया नाराज, सऊदी अरेबिया के नज़दीक जाओ तो फिर इजराइल नाराज, ईरान नाराज। तो आपने एक खेल देखा होगा कि स्पोर्ट्स में एक पर्सन जो है वो
टाइट रस्सी के ऊपर चलता है, बैलेंस बनाते हुए, ना इधर गिरे ना उधर गिरे। तो इंडिया को भी ना उसी प्रकार से टाइट रस्सी पर चलना पड़ता था। भाई तीनों देशों के साथ ऐसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं कि बाकी देश नाराज ना हो जाएं। बट अब तो ना थोड़ा इंडिया को आसानी होगी। क्यों? क्योंकि ना यूएई के तो रिलेशंस अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं इजराइल के साथ। तो दो ही पोल रह गए, एक तो यूएई प्लस इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। तो यूएई प्लस इजराइल के साथ इंडिया मिल के एक ग्रुप बना रहा है, यूएई प्लस इजराइल प्लस इंडिया प्लस यूएसए। इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की हाल ही में मीटिंग हुई। तो इसे कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कहा जा रहा है न्यू क्वाड की शुरुआत है। जैसे देखो इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया का, उसी प्रकार से वेस्ट एशिया में ये नया ग्रुप होगा। देखो ध्यान देने वाली बात ये है, पहले ना वेस्ट एशिया में इंडिया बायलेटरल खेला करता था कि हम तो बायलेटरल रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे, वेस्ट एशिया में ग्रुपिंग में हमारा विश्वास नहीं है। लेकिन अब इंडिया ना ग्रुप में भी विश्वास रखने लगा है कि हाँ ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नए नए ग्रुप्स की मेंबरशिप लेनी चाहिए। ये इंडिया को लगता है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बदलाव आया है, तभी ये नया ग्रुप शेप ले सकता है न्यू क्वाड। लेकिन देखो ऐसा ना हो कि ईरान जो है वो नाराज हो जाए, क्योंकि देखो एक जो पोल है ना यूएई प्लस में इजराइल, ये दोनों देश हैं इस न्यू क्वाड में। अगर इसमें इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा तो ईरान के नाराज होने का खतरा है, और ईरान की हमें ज़रूरत है। अफगानिस्तान में भी हमें ईरान की ज़रूरत है, बाकी जगहों पर भी हमें ईरान की ज़रूरत है। तो ईरान की नाराज़गी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नई बात है। बाकी तो देखो ये बोला जाता है न्यू क्वाड में ना जो देश हैं, ये इजराइल, ये इंडिया का टॉप डिफेंस सप्लायर है। यूएई, ये इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनर है, एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएई। यूएई में तो बहुत सारे जो इंडियन वर्कर्स हैं वो भी काम करते हैं। यूएई ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करवाया भी है, और इंटरेस्ट भी है यूएई का कि वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करवा के शांति इस्टेब्लिश करवाए। और यूएसए के साथ तो इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आपको पता ही है, काफ़ी बार हमने डिस्कस किया। यूएसए और इंडिया अब क्वाड में भी हैं, ट्रेड रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा यूएसए ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे के रखा है। तो ये जो ग्रुप बनेगा, ये देखो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ का ही ग्रुप होगा, और ये देश आपस में कोऑपरेट भी कर सकेंगे। बट बस इंडिया एक बात का ख्याल रखे, ईरान जैसे जो देश हैं वो इंडिया से नाराज़ ना हो जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो देखो एनिमल रियरिंग से संबंधित है, जीएस पेपर 3 का। जीएस पेपर 3 में एनिमल रियरिंग का एक टॉपिक है, तो उसी से संबंधित ये आर्टिकल है। देखो एनिमल रियरिंग का मतलब ये होता है एनिमल्स को खिलाया पिलाया जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है ताकि उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिल सकें। जैसे देखो गाय भैंस को पाला जाता है ताकि उनसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल किए जा सकें। वैसे कुछ लोग एनिमल की रियरिंग करते हैं प्लेजर के लिए भी, लेकिन इस आर्टिकल में हमारा जो फोकस है वो इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग पर है, जो कि एक टॉपिक है हमारे जीएस पेपर 3 में। एनिमल रियरिंग को देखो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ एसोसिएट बिजनेस माना जाता है, यानी एनिमल रियरिंग, फिशरी, ये सब एग्रीकल्चर की अलाई एक्टिविटीज़ हैं, इवन फॉरेस्ट्री भी। एनिमल रियरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक है पूरे वर्ल्ड के, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो इंडिया में हैं। और देखो 19th लाइव स्टॉक सेंसस जो कि 2012 में कंडक्ट हुआ था, इसकी रिपोर्ट के अनुसार लाइव स्टॉक सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में ऑलमोस्ट 4% कंट्रीब्यूट करते हैं। पोटेंशियल इस सेक्टर का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बार बार हम बात करते हैं किसानों की इनकम डबल की जाए, या फिर रूरल एरियाज़ में कुछ ऐसा प्रोविज़न किया जाए कि किसानों को फार्म से अलग यानी खेतों से अलग भी कुछ इनकम प्राप्त हो। तो ये इंश्योर करने के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। किसानों की इनकम भी डबल हो सकती है, और नॉन फार्म इनकम का प्रोविज़न जो सरकार करना चाहती है ये ऑब्जेक्टिव भी अच्छे ढंग से फुलफिल किया जा सकता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर 1970s के आसपास ऑपरेशन फ्लड आया था, मतलब मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे न जाने कितने रूरल हाउस होल्ड्स को रोजगार मिला, उनकी इनकम लेवल में वृद्धि हुई, बल्कि कंज्यूमर्स को भी काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि दूध के जो दाम थे वो देश में काफ़ी कम हो गए थे। एनिमल रियरिंग का देखो काफ़ी फायदा होता है क्योंकि एनिमल रियरिंग में रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है, खेती में तो आपको पता है बारिश कई बार कम हो गई, ज़्यादा हो गई, लेकिन एनिमल रियरिंग में
अगर देखो बहुत ज़्यादा अकाल आ गया तो वो अलग बात है, लेकिन दूसरे लिहाज से देखें तो रिस्क कम है, इनकम स्टेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट चीज़ देखो, एनिमल रियरिंग छोटी जगह पर की जा सकती है। मतलब खेती के लिए तो आपको ज़मीन चाहिए, एनिमल रियरिंग आपके पास छोटा सा कमरा है, वहाँ भी मुर्गियों को पाला जा सकता है। मतलब रिलेटिवली कम स्पेस चाहिए एनिमल रियरिंग के लिए। इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो किसी के द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है। और जैसा हमने डिस्कस किया, अगर देखो खेती के साथ साथ एनिमल रियरिंग भी किसानों के द्वारा की जाती है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। अदरवाइज तो आपको पता है खेती में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, फसल बर्बाद होने पर किसानों को लोन लेना पड़ता है और किसान जो है कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारे किसान सुसाइड भी करते हैं। गरीबी कम की जा सकती है एनिमल रियरिंग से, और बाकी एग्रीकल्चर के बाकी सेक्टर्स के अपेक्षाकृत ये सेक्टर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी एक गठित की गई थी सरकार के द्वारा रिकमेंडेशंस देने के लिए कैसे किसानों की इनकम डबल की जा सकती है। उस कमेटी ने अपनी एक रिकमेंडेशन में मेजरली ये कहा था 7 सोर्सेज हैं किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, और उनमें से एक है लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, यानी पशुओं की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इन्हेंस करना। अब देखो हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब एनिमल रियरिंग में रुकावटें क्या क्या हैं, बाधा क्या क्या हैं। सबसे पहली रुकावट, इनकैपेबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू डिलीवर द प्रोमिस्ड एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, स्कीम्स भी चलाई जाती हैं, लेकिन डिलीवर नहीं किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी ब्रीडिंग बुल्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध नहीं होते ब्रीडिंग के लिए, इस वजह से भी लाइव स्टॉक की जो ब्रीड है वो अच्छी नहीं हो पाती। पुअर क्वालिटी ऑफ सीमन प्रोड्यूस्ड बाय मैनी ऑफ लेबोरेटरीज, अच्छी क्वालिटी का सीमन नहीं प्रोड्यूस किया जाता ब्रीडिंग के लिए लेबोरेटरीज के द्वारा। इनएडिक्वेट स्किल्स ऑफ पैरावेट्स मतलब देखो वो वर्कर्स होते हैं जो वेटनरी डॉक्टर्स की मदद करते हैं, तो पैरावेट्स के पास स्किल्स अच्छी नहीं होती, इस वजह से लाइव स्टॉक की कंसीविंग अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब वो गर्भ धारण अच्छे से नहीं कर पाती और उनमें इनफर्टिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनएडुकेट सपोर्ट फॉर पैरावेट्स, मतलब ये जो पैरावेट्स होते हैं वेटनरी डॉक्टर्स की मदद करने वाले वर्कर्स, इनको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलती, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई नहीं मिलती, जमा हुआ सीमन नहीं मिलता, हेल्थ केयर या फिर टेक्निकल गाइडेंस उनको नहीं मिलती। नेक्स्ट पॉइंट, फोडर रिसोर्सेज का अभाव होता है, फोडर नहीं होगा तो पशु खाएंगे क्या। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जो एनिमल रियरिंग के लिए हेल्प करती हैं, लेकिन उनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब किसानों को जानकारी प्रॉपर रूप से नहीं होती, रख रखाव कैसे करना है एनिमल्स का, कौन सी ऐसी चीज़ की जाए जिससे दूध ज़्यादा प्राप्त हो सकता है या फिर यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ज़्यादा प्राप्त हो सकती हैं, क्या ना किया जाए, उनको डूज और डोंट्स के बारे में नहीं पता होता, तो जागरूक करने की आवश्यकता है किसानों को। नेक्स्ट, इनइफेक्टिव कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज, काफ़ी बार देखो एनिमल्स जो हैं काफ़ी तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। होना ये चाहिए कि सरकार अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे ताकि जो पशु हैं वो बीमारियों से पीड़ित हो भी जाएं तो उसका इलाज संभव हो, ताकि एनिमल्स की डेथ ना हो और किसान को लॉस होने से बचाया जा सके। सबसे लास्ट में, लैक ऑफ स्किल्स एंड क्वालिटी सर्विसेज टू फार्मर्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, सरकार को देखो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए किसानों को ताकि एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव की जा सके, लेकिन वही बात स्किल्स का अभाव है और क्वालिटी सर्विसेज का अभाव है। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने डिस्कस किए। लाइव स्टॉक सेक्टर का डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो पा रहा है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो लोन नहीं मिलता इस सेक्टर में इनफ, या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा अच्छे ढंग से काम नहीं करता। अब देखो कोई किसान 100 अंडे लेके आ रहा है, दूसरा किसान 200 अंडे लेके आ रहा है, तो इन सबको अलग अलग अगर ये अंडे बेचेंगे तो उनको मार्केट नहीं मिलेगी, लेकिन एक साथ मिलके वो अगर अंडे बेचेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। अदरवाइज तो देखो जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन छोटे किसान रह जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या स्टेप्स लिए गए हैं लाइव स्टॉक सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। देखो लाइव स्टॉक से यानी पशुओं से जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं
उन प्रोडक्ट्स का कॉमर्शलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है बेहतर टेक्नोलॉजीज़ की सहायता से, मार्केट कनेक्टिविटी की सहायता से, और उन प्रोडक्ट्स की अच्छी प्रोसेसिंग, अच्छी स्टोरेज, ये सब चीज़ें हो रही हैं ताकि पशुओं से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का और बेहतर ढंग से कॉमर्शलाइजेशन हो, उनका प्रमोशन हो और किसानों को उससे मुनाफा मिले। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छी क्वालिटी का फोडर उपलब्ध करवाने की सरकार कोशिश कर रही है और सरकार का एक टारगेट ये भी है अच्छा खासा जो कल्टीवेबल लैंड है वो स्पेशल चारे के लिए रखा जाए ताकि एनिमल रियरिंग हो सके। नेक्स्ट, कंसोर्टियम बना है नाबार्ड और एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के बीच ताकि डेयरी कोऑपरेटिव्स को फंड दिया जा सके। नेक्स्ट, एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड इस्टेब्लिश किया गया है लाइव स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर कोई नेचुरल कैलमिटी आती है तो उस फंड की सहायता से लाइव स्टॉक पर खर्चा किया जा सके और लाइव स्टॉक को रोगों से उबारा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारी इंडिजिनस स्पीसीज हैं लाइव स्टॉक की यानी हमारी देसी ब्रीड्स, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग होती है विदेशी स्पीसीज के साथ में ताकि देश में जो जेनेटिक पोटेंशियल है विभिन्न स्पीसीज का वो इंक्रीज किया जा सके। अलग अलग जीन की जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतना बेहतर है। नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीज किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है ताकि लाइव स्टॉक सेक्टर को और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सके। अब कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज। तो ये कुछ स्कीम्स सरकार के द्वारा चलाई गई हैं लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए। कंक्लूजन में देखो यही कहा जा सकता है, एनिमल रियरिंग या फिर लाइव स्टॉक सेक्टर में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। रूरल इनकम को इंक्रीज़ किया जा सकता है और रूरल एरियाज़ में डिमांड को बूस्ट किया जा सकता है। वैसे ही हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ख़राब है, अगर इस सेक्टर पर ध्यान दिया जाता है तो काफ़ी तीर साधे जा सकते हैं एक निशाने से। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।